आज हम आपसे भूकंप एवं भूकंप जनित आपदा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। भूकंप क्या है, किस तरह की आपदा है, भूकंप क्यों आते हैं, इसके पीछे कौन से कारण हैं, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भूकंप का क्या लेना देना है। इस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे पूरी चर्चा कुछ स्लाइड्स के माध्यम से करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भूकंप जनित आपदा है उससे किस तरह हम और हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में कहीं ना कहीं भूकंप की वजह से या भूकंप के अलावा अन्य आपदाओं जैसे लैंडस्लाइड, साइक्लोन, सुनामी, इन सब की वजह से जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आती हैं, ये सारी आपदाएं पृथ्वी में संतुलन स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में निरंतर आती रहती हैं और ये एक आपदा का रूप ले लेती है। लेकिन इनकी वजह से हमारे मानव समाज को बहुत क्षति पहुंचती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से, और इसके साथ साथ हमारे जो समाज है उस समाज की क्षमता प्रभावित होती है और तत्कालीन समय में यानी आपदा के समय में जो हमारे पास संसाधन होते हैं वे कम पड़ जाते हैं। इसीलिए इस तरह की जितनी भी आपदाएं होती हैं इन्हें हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपदा शब्द डिजास्टर से बना हुआ है और डिजास्टर शब्द को यदि हम देखें तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं। यदि हम डी से देखें तो जो नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो डी फॉर डैमेज, और यदि हम सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इट बिकम्स डेवलपमेंट, आई इंटरेक्शन, एंड पॉजिटिवली इट बिकम्स इनोवेशन, यानी नई चीज को इजाद करना, नया सृजन करना। इसी तरह एस सीवियर, अति गंभीर, और इसके यदि हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शेयरिंग, हम शेयर करना, चीजों को शेयर करना, हमारे पास जो साधन है उनको शेयर करना, बांटना हम समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। ए फॉर एंटागोनिस्टिक, प्रतिकूलता की व्यवस्था आ जाती है नकारात्मक सोच के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यदि हम सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अवेयरनेस, इस तरह की आपदाओं से हम में एक जागरूकता का भाव पैदा होता है कि कैसे हम अपने को सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने समाज को सुरक्षित रखें। एंड एस फॉर स्करीज, यानी विपत्तिकारी, और इस विपत्ति से हमें क्या होती है, सेल्फ सफिशियंसी, आत्मनिर्भर का भाव हम पैदा करते हैं सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में। एंड टी फॉर ट्रोमेटिक, बहुत आघातीय, लेकिन इस आघातीयता को हम सकारात्मक रूप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होने वाली स्थिति में पहुंचते हैं। एंड ई फॉर इमरजेंसी, एन इमरजेंसी becomes education for us. What will be happen during the emergency period? हम इस सब चीजों के बारे में जानते हैं, एजुकेट होते हैं कि हमको उस इमरजेंसी में कैसे पार पाना है। एंड आर फॉर रिस्क, और रिस्क से हम रिसाइलेंस, सामर्थ्यवान, धैर्यवान होने की क्षमता इससे विकसित होती है। यदि हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में दो तरह की शक्तियां कार्यरत है। एक तो पृथ्वी के अंतरतम में जो शक्तियां कार्य करती हैं और दूसरी पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो शक्तियां कार्य करती हैं। तो पृथ्वी के अंतरतम में जो शक्तियां कार्य करने वाली हैं उनको हम पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां कहते हैं, जिनको हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस के रूप में
जानते हैं, और वो आंतरिक शक्तियां भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में कार्यरत होती हैं, लेकिन वो धरातल के ऊपर नए स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, पर्वतों का निर्माण करती हैं। लेकिन जो एक्सोजेनेटिक या बाह्य जो शक्तियां हैं, जो पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रही होती हैं शक्तियां, जिनमें जल, हिमानी और वायु, ये समतलीकरण का काम करती हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो नए सृजन किए गए हैं, जो अपलिफ्टमेंट किया गया है, उसको समतलीकरण, मैनिपुलेशन का काम पृथ्वी के बाह्य रूप में कार्य करने वाली शक्तियां करती हैं, और ये एक साइक्लिक रूप में चलता रहता है। इसी तरह जल, वायु, हिमानी, ये अपने अपर्दन चक्रों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को एक साइक्लिक रूप में पूरा करती हैं, और ये निरंतर अनवरत रहने वाली प्रक्रिया है, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के रूप में पृथ्वी के अंतरतम भाग में, और पृथ्वी की बाह्य शक्ति के रूप में पृथ्वी के बाह्य स्वरूप में कार्यरत रहती हैं। अब हम देखें डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है। तो आपदा अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना है जो बिना किसी पूर्व सूचना के आती है, और जिससे हमको अति नुकसान, हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, इवन हमारी जो संसाधनों को गतिमान बनाने की सामान्य जो क्षमता होती है, उस सामान्य क्षमता में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे संसाधन कम पड़ जाते हैं, एक, और हमें अपनी आपातकालीन सेवाओं को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये डिजास्टर के रूप में जिसको हम जानते हैं, यानी इस तरह की घटना का घटित होना, जब सामान्य रूप में हमारे संसाधन जो उपलब्ध होते हैं वे कम पड़ जाते हैं, और हमें बाहर से, दूसरे लोगों से, दूसरे क्षेत्रों से मदद की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, चाहे वो मानव जनित घटना हो, तो उसको हम आपदा के रूप में जानते हैं। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत में हर दूसरे या तीसरे वर्ष में कोई ना कोई आपदा घटित होती है, और हमारी पूरे देश की 55% जो भूमि है वो भूकंप के परिप्रेक्ष्य में बहुत संवेदनशील है। जो 5% एरिया हमारे देश का है वो बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील है। 8% एरिया जो साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में बहुत संवेदनशील है, या साइक्लोन आने की संभावनाएं 8% क्षेत्र में अधिक है, और 70% जो हमारा भूभाग है, लगभग 70% तक का भूभाग जो बाढ़ की सूखे की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यानी सूखा आने की संभावनाएं उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश मानसूनी राष्ट्र है, मानसून की वर्षा पर हम निर्भर रहते हैं। हमारी कृषि इसीलिए मानसून का जुआ कहलाती है, और मानसून अगर अनुकूल है तो पर्याप्त रूप में सिंचाई की क्षमता विकसित हो जाती है, फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मानसून प्रतिकूल है तो सूखे की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इन सब परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारे कुछ राज्य, जिनमें बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अधिकांशतः बाढ़, सूखा, चक्रवात, इन सब घटनाओं से प्रभावित होते हैं। यदि हम आपदाओं को देखें तो इन आपदाओं को हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। भूगर्भीय आपदाएं, जिसमें भूकंप, सुनामी, या ज्वालामुखी घटनाएं, या लैंडस्लाइड्स, या डैम ब्रस्ट, या माइन फायर। इसी तरह वाटर क्लाइमेटिक हैजर्ड्स के रूप में हम देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडो या हरिकेन, या बाढ़, सूखा, या ओलावृष्टि, या बादलों का फटना, या इसी में हम लैंडस्लाइड्स, या जिसको हम जब ग्रेविटी की वजह से भूमि में ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, स्लोप की तरफ मटेरियल मास का मूवमेंट होता है, भूस्खलन के रूप में जिसको हम जानते हैं। इसी तरह हीट वेव्स, चाहे कोल्ड वेव हो, या इसके अलावा हीट वेव हो,
इसके अतिरिक्त स्नो अवलांचेस और समुद्री अपरदन, ये सभी जल एवं जलवायु से जनित आपदाएं हैं। इसके अलावा हम पर्यावरणीय आपदाएं या जैविक आपदाओं के रूप में हम इन्वायरमेंटल, जो पर्यावरणीय पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, मानव और एपिडेमिक के रूप में जानवरों को प्रभावित हो जाना, जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं। इसी तरह पेस्ट अटैक, डिफॉरेस्टेशन और फूड पॉइजनिंग एंड यूज ऑफ मास वेपन्स, ये भी हम बायोलॉजिकल एनवायरमेंट हैजर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। केमिकल, इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के अंतर्गत केमिकल डिजास्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स या तेल का बहाव, तेल क्षेत्रों में आग लग जाना या न्यूक्लियर आपदा, और इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट से संबंधित या दुर्घटना से संबंधित आपदाएं, जिनमें नाव से या सड़क मार्ग से या ट्रेन से या एयर क्रैश की वजह से या ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में आग अग्नि की वजह से या बम ब्लास्ट या अन्य तरह की जो आपदाएं हैं, या इसके साथ साथ वनों में आग का लगना, बिल्डिंग का गिर जाना, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट्स या कभी जो फेस्टिवल्स होते हैं उनसे संबंधित आपदाएं, या जो खनन क्षेत्र हैं उनमें पानी भरने की वजह से जो आपदाएं होती हैं उसको हम एक्सीडेंट रिलेटेड आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में गिनते हैं। आपदाओं को मोटे तौर पे हम दो भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जिनमें बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, सूखा, भूकंप या लू या अग्निकांड या सुनामी को हम शामिल करते हैं। इसी तरह मानव जनित आपदाएं, जिसमें निर्वनीकरण या पर्यावरणीय प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन और अन्य तरह की महामारियों का फैलना। अब हम भूकंप के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भूकंप के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, भूकंप का जो प्रमुख कारण है वो है प्लेट्स का मूवमेंट, क्योंकि हमारी पृथ्वी 12 लघु एवं 7 दीर्घ या बड़ी प्लेटों से बनी हुई है, और जो बड़ी प्लेटें हैं उनमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नजका प्लेट या साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, कुल मिलाकर के ये 7 बड़ी प्लेट हैं, और इन प्लेट्स में मूवमेंट होता रहता है, गति होती रहती है, और विशेषकर 3 तरह से इन प्लेट्स के जो मार्जिन्स हैं उनमें 3 तरह की गति होती है। जो पहली परिप्रेक्ष्य में हम देखें, डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लेट एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं। तो विपरीत गति करने की वजह से उन दो प्लेट्स के बीच में एक विभंजन की स्थिति आ जाती है, इसकी वजह से भूकंप आता है। दूसरी स्थिति में कुछ प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत वो स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, और उनके बीच में जो दाब की वजह से भूकंप का प्रादुर्भाव हो जाता है, और कुछ प्लेट्स वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के विपरीत, और एक दूसरे के विपरीत जब वो आती हैं और एक दूसरे के विपरीत आने से जो भारी प्लेट है उसका क्षेपण, भारी प्लेट का क्षेपण हो जाता है और उससे दाब अवमुक्त होता है, और उस दाब अवमुक्त की वजह से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा के निकलने की वजह से भी भूकंप की गति या भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह यदि हम देखें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, क्योंकि भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर औसत गति से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है और उसका क्षेपण हो रहा है, और उस क्षेपण की गति निरंतर चल रही है। 71 मिलियन साल की स्थिति हम देखें और उसके बाद वर्तमान स्थिति को हम देखें तो ये तब से निरंतर इसका क्षेपण हो रहा है। जब कभी अचानक इस तरह की परिस्थिति आती है कि भारतीय प्लेट की जो क्षेपण की गति 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अचानक अगर हो जाता है क्षेपण, तो उस क्षेपण की वजह से भूकंप का प्रादुर्भाव होता है और वो भूकंप को जन्म देता है।
भूकंप के दूसरे कारणों को देखें तो भूकंप जब दो चट्टानों के बीच में कहीं भ्रंशन की क्रिया हो जाती है या बलन की क्रिया हो जाती है तो ये भी भूकंप का कारण बनता है। और क्योंकि बड़े बड़े जो भूखंड हैं या चट्टानी खंड हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उन अलग होने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और उस ऊर्जा के प्रादुर्भाव की वजह से भूकंप आ जाता है। यदि हम भूकंप को देखें तो सबसे पहले जिस क्षेत्र विशेष में भूकंप आता है उसको, जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। और जहां पे सबसे नजदीक का क्षेत्र भूकंप महसूस होता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, क्योंकि भूकंपीय तरंगे गोलाई में यात्रा करती हैं। जैसे अगर हम स्थिर जल में अगर पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो चारों तरफ पानी की से लहरें उठती हैं, ठीक वैसे ही भूकंपीय लहरें भी उठती हैं और सबसे नजदीक वाले हिस्से में सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, जिसे हम अधिकेंद्र के रूप में जानते हैं। और भूकंप मूल और भूकंप के केंद्र के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि दूरी अधिक है तो भूकंप जनित आपदा से नुकसान होने की संभावनाएं कम रहती हैं। यदि भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र के बीच की दूरी यदि कम है तो भूकंप से आपदा होने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंपीय जो तरंगे हैं, सिस्मिक वेव्स, इनको हम तीन रूपों में बांटते हैं और ये भूकंप मूल से ये तरंगे भूकंप की उत्पत्ति के साथ यात्रा करनी शुरू कर देती हैं या चलायमान हो जाती हैं और ये पृथ्वी के धरातल की ओर निकलने लग जाती हैं। इनमें जो पहली जो तरंग है, इस तरंग को हम प्राइमरी वेव्स यानी पी, एस और एल तीन रूपों में इसको हम कहते हैं। जो पी है दैट इज प्राइमरी वेव, दूसरी सेकेंडरी वेव और तीसरी एल वेव्स या लोब वेव्स के रूप में हम इनको जानते हैं। और इन तरंगों की जो तीन प्रकार की जो भूकंप तरंगे हैं, इनकी विशेषताओं को यदि हम देखें तो जो पहली तरंग है जिसको हम पी वेव के रूप में जानते हैं या प्राइमरी तरंग के रूप में जानते हैं, ये सबसे पहले एपिसेंटर पे पहुंचने वाली तरंगे होती हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये यात्रा करती हैं और ये तरंगे पुश और पुल वेव के रूप में भी जानी जाती हैं। हमारी पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के धरातल तक ये यात्रा करने की जो इनकी गति है ये तीनों में है, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये तरंगे यात्रा करने में सक्षम होती हैं। दूसरी तरंगे जिनको हम एस वेव या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और ये तरंगे ठोस में तो प्रभावित होती हैं, गति करती हैं, लेकिन ये द्रव और गैसों में गति नहीं करती हैं। लेकिन इनका जो मूवमेंट है, अप और डाउन मूवमेंट इनका होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये अप और डाउन मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ती हैं। और इन तरंगों को, जैसे कि आप ने सिस्मोग्राफ नाम सुना होगा, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के मार्फत हम भूकंपीय कंपन या भूकंप की जो इंटेंसिटी है उसको नापते हैं। तीसरी जो तरंगे हैं उनको एल वेव्स के रूप में जानते हैं, इनको हम धरातली तरंगे भी कहते हैं और ये सबसे धीमी गति से गतिमान होने वाली भूकंपीय तरंगे हैं और ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी धरातल यानी पृथ्वी के जो सरफेस है, सबसे उस सरफेस तक पहुंचने वाली तरंगे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तरंगों के द्वारा पृथ्वी को होता है, क्योंकि ये बेंड और ट्विस्ट पृथ्वी के सरफेस पे करती हैं और बेंड और ट्विस्ट की वजह से अधिकांश धरातलीय क्षेत्र पे नुकसान का प्रादुर्भाव होता है, नुकसान महसूस होता है। और ये आप, जैसा आप देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी के मेंटल कोर से लेकर के और क्रस्ट तक इनका तरंगों की गतियों को देखा जा सकता है। पृथ्वी के यदि हम आंतरिक भूभाग को देखें तो हमारी पृथ्वी को हम तीन भागों में बांटते हैं। जो सबसे अंतरतम जो पृथ्वी का भाग है, जिसको हम कोर के रूप में जानते हैं, जो निफे भी जिसको हम कहते हैं, जो निकिल और फेरियम का बना हुआ होता है।
मेंटल वाला हिस्सा है। इसके मेंटल के दो भागों में हम इसको बांटते हैं, मेंटल को, ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल। ये मेंटल का जो अंदर का जो भाग है या जो आंतरिक मेंटल है, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा, और जो बाहरी है वो सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। और इसका जो इसके बाहर का जो हिस्सा है, इसको हम पृथ्वी के क्रस्ट के रूप में जानते हैं। और क्रस्ट के बाहर वाला जो हिस्सा है वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट आ जाता है, जिसमें हम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के हिस्से हमारे एटमॉस्फेयर के आ जाते हैं। इन यदि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की हम परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में यदि हम देखें, प्रवेश करें, या 32 मीटर गहराई में अगर हम जाते हैं पृथ्वी के अंतरतम में, तो लगभग 32 मीटर गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका खासा ये है कि पृथ्वी के अंतरतम में जाते जाते तापमान में वृद्धि होती जाती है, घनत्व में वृद्धि हो जाती है। निश्चित तौर पे तापमान और घनत्व में अगर वृद्धि होगी तो पृथ्वी के उन समस्त भूभागों में ठोस अवस्था देखने को नहीं मिलेगी, वो लिक्विड अवस्था देखने को मिलेगी। और वो जो लिक्विड अवस्था है उसकी वजह से भी पृथ्वी के अंतरतम में संवहनीय गति की वजह से जो क्या कहते हैं, तरंगे निकलती हैं, तो जो भी मटेरियल है उस मटेरियल में गति उत्पन्न हो जाती है और वो लावा के रूप में भी बाहर निकलता है। और वो लावा के रूप में जिन क्षेत्रों में निकलता है वहां ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भूकंप की आने की संभावनाएं या भूकंप भी महसूस किया जाता है। तो यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के भूकंप किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से जब पृथ्वी के धरातल पर कंपन उत्पन्न होती है तो उसको हम भूकंप के रूप में जानते हैं। अब यदि हम बात करें भूकंप की वजह से इसके परिणामों को देखें, तो भूकंप की वजह से हमारी जो पृथ्वी है में स्थित जितने भी अवसंरचनात्मक स्वरूप हैं, वो उनको हानि होती है। बिल्डिंग्स को हानि होती है, जो पुराने डिजाइन से बने हुए जो निर्माण है उनको क्षति पहुंचती है, वो गिर जाते हैं, लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ भूकंप की वजह से जो कंपन होती है, उस कंपन की वजह से भी कुछ वस्तुएं मानव को नुकसान पहुंचाती हैं, मानव को घायल कर देती हैं। तो कुल मिलाकर के भूकंप की वजह से अपार क्षति हमारे सड़क मार्गों को हो जाती है, रेल मार्गों को हो जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। और यदि भूकंप समुद्र के अंदर वाले क्षेत्र में आता है तो वो सुनामी की उत्पत्ति करता है, और सुनामी की वजह से बहुत तेजी से तरंगे तटीय क्षेत्रों की ओर आती हैं, और तटीय क्षेत्रों पे जो भी संरचनात्मक जो अवयव हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है। अब भूकंप के कारणों को हम देखें तो मुख्यतः भूकंप के कारणों में ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंशन और बलन, इसी के साथ साथ जो समस्थिति में परिवर्तन, दाब, पानी की वजह से एक जगह पे अगर हम अप्राकृतिक रूप से पानी का भराव करते हैं तो उससे भी जो दाब बनता है, वो दाब की वजह से पानी कहीं ना कहीं से जमीन के अंदर से रिसने लग जाता है और वो जल वाष्प में बदल जाता है। और वो जल वाष्प जब कहीं कमजोर चट्टान के क्षेत्रों में बाहर निकलता है तो बड़े विस्फोट के साथ में निकलता है, उससे भी भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जो पपड़ी है, उस पपड़ी, भूमि की धरातली जो पपड़ी है, उस पपड़ी के कमजोर पड़ जाने के कारण या टूटन फूटन की क्रियाएं हो जाती हैं, इसलिए भूकंप का आविर्भाव हो जाता है। और इसके साथ साथ गैसों का पृथ्वी के धरातल से बाहर निकलना और प्लेट टेक्टोनिक, ये अन्य प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो भूकंप उन क्षेत्रों में अधिकांशतः पाए जाते हैं जो या तो जलीय और स्थलीय संक्रमण केंद्र होते हैं, या जलीय स्थलीय के मिलन बिंदु होते हैं, या वो नवीन पर्वत श्रृंखलाओं वाले क्षेत्र होते हैं।
तो पूरे विश्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। परिप्रशांतीय मेखला भूकंप की दृष्टि से, मध्य अटलांटिक मेखला और मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन अधिकांशतः ये क्षेत्र नवीन पर्वत मालाओं के क्षेत्र हैं या समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों के मिलन बिंदु हैं, जहां पे अधिकांशतः भूकंप महसूस किए जाते हैं। भूकंप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक शब्द हम जनरली यूज करते हैं, टेक्टोनिक दबाव। तो टेक्टोनिक दबाव जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, उस प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जब भारी प्लेट का क्षेपण हो जाता है, तो उससे जो दबाव पैदा होता है उसको हम टेक्टोनिक दबाव के रूप में जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे उसका क्षेपण हो रहा है, तो उस क्षेपण की वजह से जो दबाव पैदा हो रहा है, उस दबाव को हम टेक्टोनिक दबाव कहते हैं और इस टेक्टोनिक दबाव की वजह से ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। भारत को यदि हम देखें भूकंपीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत को हम 5 जोन में बांटते हैं और चौथा और 5वां जोन भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और विशेषकर हमारा जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, ये भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसीलिए इन क्षेत्रों के लिए जो बिल्डिंग के डिजाइन है, उसमें बिल्डिंग कोड को फॉलो किया जाता है और उसको फॉलो करने की बातें की जाती हैं, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में ज्यादा ऊंचाई वाले बहुमंजिले जो भवन यदि बनाए जाते हैं, तो भूकंप की दृष्टि से वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं समाज को। इसीलिए 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन जोन 5 या जोन 4 में बनाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो जनपद हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र से लगे हुए जनपद हैं, इन क्षेत्रों में भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं भूकंप आने की, और उसके साथ साथ भूकंप के पश्चात नुकसान होने की संभावनाएं भी इन क्षेत्रों में अत्यधिक है। यदि हम भूकंपों के क्षेत्र में स्थित भ्रंशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भूकंपों का भ्रंशों से बहुत नजदीक का रिश्ता है। और क्योंकि उत्तराखंड में यदि हम शिवालिक या जो तराई वाला इलाका है वहां से शुरू करें, तो इंडो गंगेटिक एलुवियम के क्षेत्र से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, इसके अलावा मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, इसके अलावा रामगढ़ चैल या थ्रस्ट है जो पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में अवस्थित है, और इसके साथ साथ मुनस्यारी वाले इलाके में मुनस्यारी थ्रस्ट है। इसके मुनस्यारी से उत्तर में वक्रता थ्रस्ट है, और इसके साथ साथ यदि हम और उत्तर में जाएं तो यहाँ पे साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट देखने को मिलता है। और इसके और उत्तर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको तैथियन ग्रैंड के रूप में एक क्षेत्र दिखाई देता है, जहां पे क्योंकि थ्रस्ट का इलाका दृश्यमान होता है और थ्रस्ट के इलाके में भूकंप यदि आता है तो भूकंप से होने वाली क्षति की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम भूकंप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा जो संपूर्ण उत्तराखंड का क्षेत्र है या विशेषकर उत्तरी भारत का क्षेत्र है या कच्छ के रण का क्षेत्र है, ये भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। कभी भी किसी भी समय यहाँ पे भूकंप आ सकता है। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इन क्षेत्रों में हम भूकंप से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करें, क्योंकि भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, और नहीं अभी तक हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है या ऐसी कोई तकनीक विकसित की गई है कि भूकंप आने से हमको आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले सूचना मिल जाए और हम सतर्क हो जाएं। लेकिन इस दिशा में प्रयास
जारी है, लेकिन फिर भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भूकंप के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक जानकारी हासिल करें और अपने आप जागरूक बने और लोगों को भी जागरूकता प्रदान करें, जिससे कि इस प्राकृतिक आपदा के परिप्रेक्ष्य में हम कम से कम लोगों को नुकसान होने दें। धन्यवाद।